नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरी। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीए फाइनल ईयर के अर्थशास्त्र विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र सांख्यिकी के पहले अध्याय सांख्यिकी एक विषय के रूप में स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट। इस अध्याय से जुड़े हम ऐसे प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे, ऐसे तथ्यों को रखेंगे जिनकी मदद से आप परीक्षाओं में अच्छे अंक तो ला ही सकते हैं, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये प्रश्न आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर उनमें सांख्यिकी या इकोनॉमिक्स से जुड़े प्रश्न पूछते हो तो। हालांकि सबसे पहले आप तारीफ कीजिए कि हमने कितनी सुंदर कलाकृति बनाई है। यह फूल बहुत सुंदर है, इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह है अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र सांख्यिकी का पहला चैप्टर स्टैटिक्स एज अ सब्जेक्ट, अध्याय 1। और मैं हूं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा बीए फाइनल ईयर का छात्र विकास टेकरे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत इस तरह है, ये नाम जो है बहुत भयानक है, लेकिन इसके अंदर जब आप घुसेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी आपको, बहुत प्रसन्नता भरा विषय है। स्टैटिक्स अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसे हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टैटिक्स। इसे धीरे धीरे पढ़िए, स्टैटिक्स स्टैटिक्स बहुत अजीब सा लगेगा, छोड़िए। स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस नहीं इटालियन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिका तथा जर्मन भाषा के शब्द स्टैटिस्टिक, टिकटॉक वाले ने टिक यहीं से चुराए स्टैटिक्स शब्द से हुई है। यानी स्टैटिक्स जो शब्द है इसकी उत्पत्ति 3 भाषाओं के शब्द से हुई है, लैटिन भाषा, इटालियन भाषा और जर्मन भाषा। स्टेटस, स्टैटिस्टिका और स्टैटिस्टिक से मिलकर बना है सांख्यिकी। अंग्रेजी में बोलने की हिम्मत नहीं रही अब। सांख्यिकी अर्थ, अब जानते हैं सांख्यिकी का अर्थ। राज्य के राजनीतिक कार्य से संबंधित विधा को सांख्यिकी कहते हैं। दरअसल प्राचीन काल में जनगणना, सैन्य रिकॉर्ड, राजस्व का रिकॉर्ड, भूमि का रिकॉर्ड आदि आंकड़े राजाओं से संबंधित होते थे। इसीलिए इसे भी राज्य से संबंधित कर दिया गया, क्योंकि राजा राज्य से संबंधित होता था। प्राचीन काल में राज्य से संबंधित होने के कारण सांख्यिकी को राज्य तंत्र का विज्ञान और राजाओं का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्य तंत्र का विज्ञान। अंग्रेजी में कहें तो द साइंस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, और राजाओं का विज्ञान यानी साइंस ऑफ किंग कहा जाता है। अब इसका इतिहास जानते हैं कि कैसे सांख्यिकी दुनिया में आया। ईसा से 3050 वर्ष पूर्व मिस्र के पिरामिडों के लिए आंकड़ों का प्रयोग हुआ था। यानी दुनिया में सबसे पहले सांख्यिकी आंकड़े एकत्रित करना, सांख्यिकी को क्या कहते हैं? आंकड़े एकत्रित करना। ये सबसे पहले कहाँ हुआ? मिस्र में। किस लिए हुआ? यहाँ पिरामिड बनते थे। आपने कभी 12th में या और दूसरी क्लास में पढ़ा होगा तो मिस्र अपने पिरामिडों और नील नदी के कारण जाना जाता है। तो पिरामिडों की संख्या गिना करते थे ये लोग, उनके आकार बनाने में या फिर अलग अलग आंकड़े का प्रयोग करते थे, इसलिए मिस्र में सांख्यिकी का जन्म हुआ। उसके बाद हमारे बाजू वाले भैया चीन 1200 वर्ष ईसा पूर्व समंक एकत्रित करने के लिए आसपास घूमने चले गए, इसलिए दूसरा नंबर इनका लगता है। 1400 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र में भूमि के वितरण के लिए भूमि से संबंधित समंक एकत्रित किए जाते थे। 1661 में जॉन ग्रांट ने जन्म मरण संबंधी समंक एकत्र कर अध्ययन किया। इसके बाद जॉर्ज अबरेट ने अपराध संबंधी आंकड़े संग्रहित किए। 1749 में जर्मनी के गॉटफ्राइड ओकेनबाल ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रकार के आंकड़ों में एकत्र किया। इन्होंने हद ही पार कर दी। इन्होंने सांख्यिकी से जुड़े कई ग्रंथ लिख डाले, इसलिए इन्हें सांख्यिकी का पापा कहा जाता है, फादर ऑफ स्टैटिक्स। हु इज फादर ऑफ स्टैटिक्स? गॉटफ्राइड ओकेनबाल। सांख्यिकी का नाम इसलिए खतरनाक है क्योंकि इनके पापा का नाम भी इनके जैसा है। तो कौन है सांख्यिकी के पिता? गॉटफ्राइड ओकेनबाल। याद रखने वाली बात है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ना।
इसके बाद आते हैं शेक्सपियर, मिल्टन तथा वर्ड्सवर्थ ने अपनी अपनी रचनाओं में स्टैटिस्ट यानी कि सांख्यिकी का प्रयोग एक ऐसे व्यक्ति के संबंध में किया जो आंकड़े एकत्र करने का कार्य करता था। उसके बाद डलेज पास्कल तथा PRD फर्मेट ने जुए की समस्या हल करने के लिए आंकड़ों का प्रयोग किया, यानी सांख्यिकी का उपयोग हुआ यहाँ पर। इस पर से प्रायिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का प्रारंभ हुआ। तो ये पहला पेज खत्म हुआ है, अब हम दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद क्यूटेले ने 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में कार्ल पियर्सन, वाल्सर, फिशर तथा बाउले जैसे अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। और सांख्यिकी में आप सबसे ज़्यादा बाउले का नाम ही सुनेंगे। इनका पूरा नाम A.L. बाउले है, आपको याद भी करना पड़ेगा। भारत में प्राचीन काल से ही सांख्यिकी के उपयोग के प्रमाण मिलते रहे हैं। मनुस्मृति, वेद पुराण, रामायण तथा महाभारत में आंकड़े एकत्र करने व उनके उपयोग करने के संबंधित प्रमाण मिलते रहे हैं, यानी कि हम तो मिस्र के भी निकले। मौर्य काल के दौरान कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समंकों का उल्लेख मिलता है। मुगल काल के दौरान अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल का जिक्र है, जिन्होंने भू सुधार हेतु आंकड़े एकत्रित करवाए और कर एवं भूमि संबंधित सुधार करवाए। भारत में प्रोफेसर PC महालनोबिस ने सांख्यिकी विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और वास्तव में आप जब भी भारत में सांख्यिकी के इतिहास को जानेंगे तो PC महालनोबिस को आप सबसे ऊपर पाएंगे, क्योंकि इन्हें भारत में सांख्यिकी का पिता माना जाता है, भारतीय सांख्यिकी का, क्योंकि इन्होंने भारत के पहले सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। सांख्यिकी का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, टेट के अनुसार। आप टेट भैया की परिभाषा याद कर लेंगे तो आपको एक तीर से दो निशाना वाली बात होगी। तो ये परिभाषा है, इसे ध्यान से पढ़िए। आप समंकों से सांख्यिकी विज्ञान द्वारा सांख्यिकी माप की गणना करते हैं। अब बिना देखे बोलिए, आप समंकों से सांख्यिकी विज्ञान द्वारा सांख्यिकी माप की गणना करते हैं। 3 शब्द हमने नोट किए हैं, समंकों, सांख्यिकी विज्ञान और सांख्यिकी माप। वास्तव में यही सांख्यिकी के 3 भाग हैं। अब नीचे देखिए आप जरा, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में होता है, अर्थात इसके 3 भाग हैं। पहला समंक, दूसरा सांख्यिकी विज्ञान और तीसरा सांख्यिकी माप। इसलिए आप टेट की परिभाषा याद करते हैं तो आप इस तरह सांख्यिकी के 3 प्रकार भी याद कर लेंगे। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, शुरू से ही एक कन्फ्यूज़न दूर करके चलना। समंक और सांख्यिकी दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। समंक का अर्थ होता है आंकड़े और सांख्यिकी का अर्थ होता है विधि। जैसे कि गणित में हमें कोई भी क्वेश्चन देता है तो हम क्वेश्चन को फॉर्मूला नहीं समझते, फॉर्मूला उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होता है। इसी तरह समंक को आंकड़ों को हम क्वेश्चन समझ सकते हैं, वो आंकड़े जुटाकर लाए और सांख्यिकी यानी फॉर्मूला ने उन्हें ठीक करके हमें एक राइट आंसर दिया। भैया अब आगे देखते हैं समंकों का अर्थ तथा परिभाषा। समंक वे होते हैं जिन्हें संख्यात्मक रूप में बताया जाता है। उदाहरण के लिए PG कॉलेज में 150 स्टूडेंट हैं और गोवा कॉलेज में 170 स्टूडेंट हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए, समंक बहुवचन होते हैं, वे कभी एक वचन नहीं होते हैं, क्योंकि समंक को सारणी भी बनानी होती है और अलग अलग आंकड़ों और अलग अलग तथ्यों को भी बनाना होता है, इसलिए वे बहुवचन होते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर में 100 लोग रहते हैं तो वहाँ पर सांख्यिकी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि 100 लोग एक तरह से तो नहीं रहते होंगे, अलग अलग, सभी का जीवन शैली अलग होगी, सभी का खान पान अलग होगा, सभी की उम्र अलग अलग होगी। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है तो उसमें कुछ तथ्य निकालने वाले रहेंगे ही नहीं, इसीलिए बहुवचन में ज़्यादा तथ्य मिलते हैं,
इसलिए समंक हमेशा बहुवचन में ही लिए जाते हैं। समंक संख्यात्मक तथ्य होते हैं, लेकिन सभी संख्यात्मक तथ्य समंक नहीं होते हैं। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी संख्या को उठाकर उन्हें समंक नहीं मान सकते, क्योंकि समंक एक क्षेत्र विशेष को इंगित करते हैं, संकेत करते हैं। अब परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। हम 4 परिभाषाएं बताएंगे। हालांकि सबसे नीचे वाली जो हमारे हॉरेस सेक्राइस्ट भैया हैं, इनकी परिभाषा सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी को याद करना है आपको। लेकिन जो ऊपर के 3 हैं, इनके कुछ शब्द जो हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, इसलिए इन्हें भी एक बार गौर कर लें। डॉक्टर A.L. बाउले के अनुसार किसी अनुसंधान से संबंधित ऐसे संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंध स्थापित करके रखा जा सके। अब एक बार और देखिए, किसी अनुसंधान से संबंधित ऐसे संख्यात्मक तथ्य, क्या कहा है इन्होंने समंक को? संख्यात्मक तथ्य, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। उसके बाद जिन्हें एक दूसरे से संबंध स्थापित करके रखा जाता है। फिर से पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। संबंध यानी कि समंक जो होते हैं वे संख्या रूप में होते हैं। समंक गिनती में होंगी, शब्दों में नहीं होंगी, और उनमें एक दूसरे में संबंध होना चाहिए। बिना संबंध के आप उन्हें नहीं ले सकते। और तीसरा, वे किसी अनुसंधान यानी कि किसी अनुसंधान या फिर किसी विधि द्वारा ही होने चाहिए, अनुसंधान के लिए, या उनका एक उद्देश्य होना चाहिए। तो ये हो गई, आपने यहाँ 3 बात समझी है। क्या समझी है? समंक संख्यात्मक होते हैं, उनमें एक दूसरे में संबंध होना चाहिए, और समंक अनुसंधान के किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित तथ्य होने चाहिए। दूसरा, वेबस्टर कहते हैं समंक की किसी राज्य के लोगों की परिस्थितियों से संबंधित वर्गीकृत तथ्य होते हैं, विशेष रूप से ऐसे तथ्य जो कि अंकों में या सारणीकृत या वर्गीकृत रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। इनकी परिभाषा में 2 बात ही समझ में आती है, पहली राज्य और दूसरी सारणीकृत एवं वर्गीकृत। ये बात याद रखें। तीसरे हैं A.R.L.R. कॉर्नर। इन्होंने कहा है समंक की किसी प्राकृतिक अथवा सामाजिक समस्या का माप, गणना या अनुमान का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित रूप है जिसमें कि उनके आंतरिक संबंध का प्रदर्शन हो सके। सामाजिक यानी कि किसी राज्य से संबंध है, क्रमबद्ध यानी कि एक रो में रहना चाहिए। अगर समंक को आप विज्ञान से जोड़ रहे हैं तो वह क्रमबद्ध ही होगा, उसमें क्रमबद्ध ही अध्ययन होगा। अब अंतिम परिभाषा देखते हैं जो इन तीनों को तोड़ मरोड़ कर साइड में रख देगी। वो है हॉरेस सेक्राइस्ट की। इन्होंने कहा है समंक से तात्पर्य, समंक से तात्पर्य तथ्यों के उस समूह से है जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्या में अभिव्यक्त किए जाते हैं, एक उचित मात्रा में शुद्धता के अनुसार उनकी गणना की जाती है अथवा अनुमानित किए जाते हैं, किसी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किए जाते हैं तथा जिन्हें आपसी संबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हॉरेस सेक्राइस्ट की जो परिभाषा है वो ऊपर के 3 अर्थशास्त्रियों से बेहतर क्यों है। समंक से हमारा तात्पर्य ऐसे तथ्यों के उस समूह से है जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं। सीमा तक यानी कि समंकों का एक क्षेत्र विशेष होना चाहिए। अगर आपके ज़िले की जनगणना हो रही है तो आप दूसरे के ज़िलों के लोगों को अपने ज़िलों का नहीं मान सकते ना। ऐसा एक क्षेत्र विशेष होना चाहिए जो संख्या में अभिव्यक्त हो। मतलब समंक कैसे होने चाहिए? संख्या में होने चाहिए, जो बाउले ने भी ऊपर कहा था। एक उचित मात्रा में शुद्धता के अनुसार उसकी गणना की जानी चाहिए। शुद्धता होनी चाहिए उसमें, जो ऊपर किसी ने नहीं कहा। यानी कि गणना के दौरान उसकी शुद्धता होनी चाहिए और शुद्धता के अनुसार उसकी गणना की जानी चाहिए अथवा अनुमानित किए जाने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कि जनगणना में बताया जाता है कि अनुमान है कि 2045 तक भारत की जनगणना इतनी होगी, 2040 तक इतनी होगी। तो वो अनुमानित किया जाना चाहिए, ये ऊपर किसी ने नहीं बताया कि अनुमानित किया जाना चाहिए।
अनुमान भी ऐसा होना चाहिए कि वह शुद्धता के आसपास हो। ऐसा अनुमान नहीं कि मन से फेंक दिया आपने। आंकड़ों और तथ्यों के अनुसार ही अनुमान होना चाहिए। किसी भी पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए एक सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किए जाते हैं। उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समंकों को एकत्रित करने का एक उद्देश्य होना चाहिए और उसे सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाना चाहिए तथा जिन्हें आपसी संबंध के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब आप जानते हैं आपने यहाँ पर से कितने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। पहला, आपने ऊपर के 3 भाइयों से ये सीखा है कि गलतियाँ कहाँ कहाँ हुई इनमें, और ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। दूसरा, आपने समंक की एक अच्छी परिभाषा याद कर ली, आपको ये याद करना होगा। और दूसरी बात, आपने समंकों की विशेषताएं भी याद कर ली। हॉरेस सेक्राइस्ट की जो परिभाषा है वो समंकों की विशेषताएं भी बताती है। अब आप आगे देखिए, ये पेज नहीं है, सॉरी, दूसरा पेज है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये समंकों की विशेषताएं हैं, हम पढ़ते हैं। ये इंग्लिश वाला मुझे आ नहीं रहा है। इसके बाद है ऑफ स्टैटिक्स, बढ़िया है। समंक संख्यात्मक होते हैं, हमने पढ़ा है। सेक्राइस्ट के अनुसार समंकों से तात्पर्य तथ्यों के उन समूह से है जो विभिन्न कारणों से पर्याप्त सीमा तक प्रभावित होते हैं, जो संख्या में अभिव्यक्त किए जाते हैं। यह हमने क्या किए हैं, ये इन्हीं की परिभाषा को हमने काट दिया है। समंक संख्यात्मक होते हैं तो हमने हॉरेस सेक्राइस्ट की परिभाषा को इतना अलग करके और लिख लिया है अलग से। समंक कैसे होते हैं? संख्यात्मक होते हैं। अगर आप इनके मुख्य बिंदु को समझेंगे ना तो आप इनके अंदर का वर्णन मन से कर देंगे। समंक तथ्यों का समूह होते हैं। यह भी किसने कहा है? हॉरेस सेक्राइस्ट ने। किसका? तथ्यों के उस समूह से, तथ्यों का समूह होता है। फिर क्या है? समंक पर्याप्त मात्रा में अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। समंकों के संग्रहण में शुद्धता होनी चाहिए, इसका एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, आंकड़ों का आपसी संबंध होना चाहिए, व्यवस्थित संग्रहण होना चाहिए, गणना या अनुमान। इनकी परिभाषा में भी ऐसे ही है। तथ्यों का समूह होना चाहिए, समंक संख्या में व्यक्त होना चाहिए, इसकी एक निश्चित सीमा होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए इसमें, और अनुमानित होना चाहिए, और सुव्यवस्थित ढंग से संकलित किया जाना चाहिए, और समंक में आपसी संबंध होने चाहिए। मतलब आप अगर ये परिभाषा याद कर लेते हैं, अरे यार क्या कर दिया भैया, अगर आप ये परिभाषा याद कर लेते हैं तो आप इसकी विशेषताएं, परिभाषा और अन्य परिभाषाओं से तुलना करना सीख जाएंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है इसलिए दिल थाम कर बैठिए। अब समंक के बाद आती है सांख्यिकी बारी। तो सांख्यिकी की परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर ए.एल. बाउले के अनुसार सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। दरअसल इन्होंने 2 परिभाषा दी। सबसे पहले इन्होंने एक परिभाषा दी थी, उसके बाद इन्हें लगा कि सांख्यिकी केवल गणना का विज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि आंकड़े जुटाने के बाद उन्हें सिद्ध भी तो करना होता है, जो एक निश्चित विधि यानी सांख्यिकी द्वारा होता है। उसमें सूत्र वूत्र भी लगते हैं ना, सूत्र लगता है, फॉर्मूला लगता है। इसलिए इन्होंने अपनी परिभाषा को बाद में चेंज किया और क्या लिखा? सांख्यिकी को सही रूप से माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। इसलिए कभी प्रश्न आए कि सांख्यिकी की परिभाषाओं पर टिप्पणी कीजिए, या फिर मैं बुक में प्रश्न देखता हूँ किस टाइप से आते हैं। सांख्यिकी की प्रमुख परिभाषाओं की जांच कीजिए, तो आप इनमें इस तरह से लिख सकते हैं कि डॉक्टर ए.एल. बाउले ने पहले सांख्यिकी को गणना का विज्ञान कहा था, किंतु बाद में उन्हें यह एहसास हुआ या फिर उन्होंने ऐसा सिद्ध किया कि सांख्यिकी केवल गणना के आधार पर नहीं होती है, वह सही रूप से सांख्यिकी को सही रूप में माध्यों का विज्ञान कहा जा सकता है। उसके बाद बॉडिंगटन ने कहा है सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावनाओं का विज्ञान है। हालांकि ये दोनों जो परिभाषाएं हैं सांख्यिकी की, इनसे ज़्यादातर विद्वान स्पष्ट या सहमत नहीं हैं, क्योंकि सांख्यिकी केवल अनुमानों या संभावनाओं का विज्ञान तो नहीं है, उसमें और भी विशेषताएं हैं उसकी।
इन्होंने कम विशेषताओं को परिभाषाओं में सम्मिलित किया है। यही कारण है कि हमने जो पिछली परिभाषाएं थी, कहाँ है, जो पिछली 3 परिभाषाएं थी उन्हें भी हमने इसीलिए खारिज किया था क्योंकि वे पूरी तरह से उसकी समंकों की विशेषताओं को नहीं बता रही थी। कोई भी परिभाषा का सबसे बड़ा जो होता है, ये मिल गया, किसी भी परिभाषा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है कि वह उस विषय की ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताओं को बताए। तो यहाँ आपने देख लिया। अब आप देखिए सांख्यिकी का क्षेत्र। बस आपको इन बिंदुओं को समझना है। जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाएं तो आप इनके अंदर आसानी से लिख सकते हैं। सांख्यिकी का क्षेत्र, अब इसके अंदर 3 बिंदु आते हैं। सांख्यिकी की विषय सामग्री, सांख्यिकी की प्रकृति, सांख्यिकी की सीमाएं। अब पहला बिंदु सांख्यिकी की विषय सामग्री। अब इसके अंदर क्या क्या है? सांख्यिकी की विधियाँ। अब सांख्यिकी की विधियाँ कैसी होती हैं? आंकड़ों का संग्रहण, हमने पहले भी पढ़ चुका है कि स्पष्ट संग्रहण होना चाहिए। आंकड़ों का विश्लेषण, वर्गीकरण हमने पिछली वेबस्टर ने बताया था कि वर्गीकरण होना चाहिए। आंकड़ों का सारणीयन, वेबस्टर ने सारणीयन भी कहा। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का निर्वचन, आंकड़ों से पूर्वानुमान। ये है सांख्यिकी की विषय सामग्री। आपको इन्हें कुछ नहीं करना। अगर आप सिर्फ परिभाषाएं ही याद कर ले तो आप इन्हें मन से लिख सकते हैं और समझ भी आसानी से सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में आप हर बार कहानियाँ नहीं बना सकते। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से अपने शब्दों में लिख पाएंगे। दूसरा है व्यावहारिक सांख्यिकी। अब इसके अंदर क्या है? वर्णनात्मक व्यावहारिक सांख्यिकी, और दूसरा है वैज्ञानिक सांख्यिकी। उसके बाद है सांख्यिकी की प्रकृति। तो इसमें क्वार्टन और काउडेन ने कहा है सांख्यिकी एक विज्ञान नहीं है, यह एक विधि है। किसने कहा है? क्वार्टन एवं काउडेन ने। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। अब इसके बाद हम आगे जाएंगे। सांख्यिकी सीमाएं, जो हमने इससे पहले बताया आपको, सांख्यिकी का क्षेत्र, सांख्यिकी विषय सामग्री, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सांख्यिकी सीमाएं, और यह ज़्यादातर प्रश्नों में पूछा जाता है परीक्षाओं में। सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। हमने शुरुआत में ही बताया था कि सांख्यिकी बहुवचन है, यह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती। अब जब व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करती तो संख्यात्मक रूप में अध्ययन करती है, यानी बहुवचन रूप में अध्ययन करती है। निष्कर्ष भ्रामक होने की संभावना होती है। निष्कर्ष भ्रामक होने की संभावना इसलिए होती क्योंकि यह अनुमान लगाती है। अनुमान सही लगा तो ठीक और गलत लगा तो भ्रामकता। अनुमान औसत सत्य होते हैं ज़्यादातर इनके। दीर्घकालीन नियम, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सांख्यिकी के परिणाम होते हैं यहाँ भी दीर्घकालीन होते हैं, इनके नियम भी दीर्घकालीन होते हैं। सांख्यिकी का प्रयोग केवल कुशल व्यक्तियों द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है कि क्योंकि सांख्यिकी बच्चों का खेल नहीं है। अभी 23 मिनट की क्लास हो चुकी है, इतने में हमारा पसीना निकल चुका है। अब सोचिए हमें पढ़ने में इतनी समस्या है तो जो सांख्यिकी को सिद्ध करते होंगे उनकी इतनी परेशानी होती होगी। इसकी विधियों को जानना होता है, समझना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी का उद्देश्य, तथ्य से संबंधित संख्यात्मक तथ्यों को एकत्रित कर निष्कर्ष निकालना। तथ्यों के आधार पर बीते वर्ष में वर्तमान की तुलना करना, मतलब 2011 की जनगणना से 2021 की जनगणना करना। एग्जाम्पल, तुलना से प्राप्त कारणों की विवेचना करना, पूर्वानुमान लगाना, जो हमने ऊपर भी लगाया। समस्याओं को हल करना, जो हर किसी विधि की पहला काम होता है, समस्याओं को सॉल्व करना। अब यह अध्याय समाप्ति की ओर है। कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए हैं। सांख्यिकी के पिता कौन हैं? गॉटफ्राइड ओकेनबाल। अर्थशास्त्र के पिता कौन हैं? एडम स्मिथ। इन्होंने 1774 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। इसमें इन्होंने ऐसे जिक्र किया अर्थशास्त्र से संबंध में कि इन्हें एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पापा ही बना दिया गया। राजाओं का विज्ञान किसे कहा जाता है? सांख्यिकी को। प्राचीन काल में सांख्यिकी का संबंध था राज्य से, हमने शुरुआत में ही पढ़ा था। अब देखते हैं सांख्यिकी का रूप है समंक सांख्यिकी, विज्ञान सांख्यिकी, माप। ये हैं 3 प्रकार है सांख्यिकी के, ये भी हमने
आपको शुरुआत में ही बताया था। उसके बाद किसी अनुसंधान से संबंधित ऐसे संख्यात्मक तथ्यों को समंक कहते हैं जिन्हें एक दूसरे से संबंध स्थापित करके रखा जा सके। ये किस लेखक के विचार हैं? A.L. बाउले। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, किसके विचार हैं? A.L. बाउले। सांख्यिकी के नियम सही सिद्ध होते हैं दीर्घकाल में। मैंने 2 मिनट पहले ही आपको बताया था कि सांख्यिकी परिणाम दीर्घकालीन होते हैं, दीर्घकाल में समझ में आते हैं। सांख्यिकी समंकों में होना आवश्यक है, एक रूपता और सजातीयता। थोड़ी जानकारी हमने गूगल बाबा से भी खोजी है। विकिपीडिया के अनुसार सांख्यिकी किसे कहते हैं? सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उनके गुणों का आकलन क्षेत्रों में लागू है। सांख्यिकी का उपयोग कहाँ है? अकादमिक अनुशासन में, मतलब प्रशासनिक कार्यों में, एकेडमिक डिसिप्लिन में इनका उपयोग किया जाता है। इससे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, सरकार और व्यापार आदि में इसका उपयोग होता है सांख्यिकी का। 17 दिसंबर 1931 को देश के पहले भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना प्रोफेसर महालनोबिस ने की थी। सांख्यिकी का महत्व, हालांकि यह अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, फिर भी हमने आपको बताया है। नीति बनाने में सहायक, आर्थिक विकास में सहायक, अकादमिक महत्व, राजनीतिक महत्व, सामाजिक महत्व है इसका सांख्यिकी का। तो दोस्तों यहाँ पर यह पार्ट खत्म होता है। अब बात रही हमारी जानकारी कहाँ से थी, तो हमारी जानकारी ये है सांख्यिकी बुक, और ये है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल। और आपको मैं पार्ट शुरू से बता दूं, आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। ये काफ़ी मशक्क़त के बाद हम आपको पढ़ा पाए हैं। ये सारणी कैसे बनाते हैं, ये आपको आंकड़ों का सारणीकरण आपको आगे और समझाएंगे अगले चैप्टर्स में। ये सांख्यिकी के उद्देश्य और ये प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो हमने आपको बताए थे। तो दोस्तों कैसे लगा आपको हमारा वीडियो, हमें ज़रूर बताएं। और अगर आप सांख्यिकी यानी इकोनॉमिक्स के और किसी भी विषय को समझना चाहते हैं, हालांकि कोशिश जारी है, मैं भी स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं उतना बेहतर शायद नहीं बता पाया, लेकिन कोशिश करना कोई बुरा काम नहीं है। 11वीं 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जहाँ का भी इकोनॉमिक्स का हो, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना पसंद है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिए। मुझसे बना तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं बना तो सॉरी आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस इज़ अ मैन परफेक्ट। पता नहीं सही बोला या नहीं, लेकिन अभ्यास से ही मनुष्य महान बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।